Good morning, students. Last day we studied about water cycle, distribution of water bodies, and some part of ocean circulation. Today we will read about ocean circulation categories, which are waves, tides, and currents. First is waves. What are waves? When you are playing throw ball on the beach and the ball falls into the water, जब आप बीच के किनारे पर खेल रहे हैं एक बॉल के साथ और बॉल क्या होता है पानी में चली जाती है, तब क्या होता है? What happens? It is fun to watch how the ball gets washed back to the shore by the waves. तो कैसे वो बॉल जो है पानी के बहाव के साथ वापस आ जाती है. When the water on the surface of the ocean rise and falls alternately, they are called waves. तो जब इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है उछाल आता है, पानी ऊपर की ओर उछलता है फिर नीचे आ जाता है, तो इस चीज़ को क्या नाम देते हैं? वेव्स. जैसे ही तेज़ हवा चलती है तो उस हवा के साथ क्या होता है? हवा आकर के पानी को टच करती है, जिसकी वजह से पानी जो है आगे खिसक जाता है. दैट इज वेव्स. तो जब कोई तूफान वगैरह आ रहा होता है तो उस समय क्या होती है? विंड काफ़ी तेज़ स्पीड के साथ बहती है. दीज में कॉज ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन, और कई बार तो काफ़ी ज़्यादा इससे नुकसान हो जाता है, विनाश हो जाता है. एंड अर्थक्वेक, वॉल्केनिक एरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट्स ऑफ ओशियन वाटर. तो लैंडस्लाइड्स क्या होती हैं? सी का जो नीचे का जो हिस्सा है, सी पैड जो है, तो वहाँ पर खिसकाव आता है, जगह खिसक जाती है थोड़ी सी, या वहाँ पर अर्थक्वेक्स आते हैं तो उसकी वजह से पानी जो है बहुत ज़्यादा उछाल करता है. एज ए रिजल्ट ए ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी, जिसकी वजह से क्या आती हैं? सुनामी. दैट मे बी एज हाई एज 15 मीटर इज फॉर्म्ड. The largest tsunami ever measured was 150 मीटर हाई. तो 15 मीटर तक पानी जो है उछलता है, और अभी तक जो सबसे बड़ी सुनामी आई है वो कितना आई है? 150 मीटर हाई. These waves travel at a speed of more than 700 किलोमीटर पर आवर. 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहती है इन वेव्स की. सुनामी ऑफ 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India. तो 2004 के अंदर जो सुनामी आई थी उसमें कोस्टल एरियाज़ के अंदर इंडिया के पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा जो है डैमेज हुआ था. द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गोट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी. तो इंडिया के अंदर एक जगह है अंडमान निकोबार के आस पास में, इंदिरा पॉइंट, तो वो क्या हुआ था? वो पानी के अंदर पूरी तरह से समा गया था, डूब गया था पानी के अंदर. सुनामी. Here is a case study of about tsunami, the Earth's pandemonium. क्या होता है pandemonium? ट्रबलनेस डिस्ट्रक्शन. जब बहुत ज़्यादा जो है नुकसान होता है, हमारी पृथ्वी जो है, हमारी अर्थ जो है, जब उससे बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है. सुनामी और द हार्बर वेव स्ट्रक हैवोक इन द इंडियन ओशियन ऑन द 26 दिसंबर 2004. तो 2004 के अंदर ये सुनामी यहाँ पर आई. द वेव वाज द रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक दैट हैड its epicenter close to the western boundary of Sumatra. तो ये वेव्स रिजल्ट किसका थी? किस चीज़ का नतीजा थी? अर्थक्वेक जो एक आया था सुमात्रा जगह पर, जिसका एपिसेंटर जो है सुमात्रा के नज़दीक था काफ़ी. द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक वाज 9.0 ऑन द रिएक्टर स्केल. तो रिएक्टर स्केल पर इतना जो है मेज़र किया गया उसे. As the Indian plate went under the Burma plate, there was a sudden movement of the sea floor causing the earthquakes.
तो इन प्लेट्स के ऊपर क्या है, पूरा वर्ल्ड जो है तैर रहा है, और ये प्लेट्स जो हैं जब खिसकती हैं तो उससे क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। आफ्टर थ्रस्टिंग ऑफ द इंडियन प्लेट बिलो द बर्मा प्लेट, द वाटर मास रश्ड बैक टुवर्ड्स द कोस्ट लाइन। तो इंडियन प्लेट्स जो हैं खिसक करके बर्मा प्लेट्स के साथ जब टकराती हैं या उसके नीचे जाती हैं, द वाटर मास रश्ड बैक टुवर्ड्स द कोस्ट लाइन, तो वो पानी जो है उछाल के साथ कोस्ट लाइन की तरफ आया। सुनामी ट्रेवल्ड एट ए स्पीड ऑफ अबाउट 800 किलोमीटर पर आवर, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट एंड कंप्लीटली वॉश्ड अवे सम ऑफ द आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन। तो काफ़ी तेज़ बहाव के साथ ये आई सुनामी, और इससे क्या हुआ, इसकी स्पीड इतनी तेज़ थी जैसे कि कोई एयरक्राफ्ट होता है, और वो पूरी तरह से बहा करके ले गई, पूरी तरह से साफ कर दिया उसने। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दैट मार्क द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया गोट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड। तो सदर्न मोस्ट पार्ट जो है इंडिया का, वो काफ़ी ज़्यादा जो है पानी के अंदर समा गया। तो इस सुनामी की वजह से 10,000 पीपल एंड अफेक्टेड मोर देन लैक ऑफ हाउसेस। 10,000 लोग जो हैं वो इससे अफेक्टेड हुए, और काफ़ी लाखों की संख्या में मकान जो है ना वो तबाह हो गए थे इसमें। इन इंडिया द वर्स्ट अफेक्टेड वर द कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पांडुचेरी एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। While the earthquake cannot be predicted in advance, it is possible to give a 3-hour notice of a potential tsunami. तो अर्थक्वेक्स जब आते हैं तो उसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। It is possible to give a 3-hour notice to a potential tsunami. लगभग 3-4 घंटे पहले थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं हम वेव्स को देखते हुए। इंडियन ओशन एज द सिस्मिक एक्टिविटी इज लेस एज कंपेयर टू द पैसिफिक। अगर इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशियन के अंदर अगर हम एक कंपैरिजन देखें तो इंडियन ओशियन के अंदर इस तरह की डिस्ट्रक्शन जो है बहुत कम होती है, इस तरह की सुनामी, इस तरह की वेव्स जो हैं बहुत कम रहती हैं बजाय कि पैसिफिक ओशियन के। इस वजह से ज़्यादा मेज़र नहीं किया जा सका, ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं किया जा सका। अब तमिलनाडु कोस्ट पर जो सुनामी आई तो उसमें क्या हुआ, काफ़ी सारी जो है डिस्ट्रक्शन हुआ, काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान हुआ, घर बह गए, लोगों की गाड़ियाँ और दूसरी चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, प्रॉपर्टी वेस्ट हुआ। द सुनामी दैट रेविज्ड द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट इन दिसंबर 2004 इज़ द मोस्ट डिवास्टिंग सुनामी इन द लास्ट सेवरल 100 ईयर्स। तो 2004 के अंदर जो ये सुनामी आई, ये इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन लेकर के आई कि पिछले 100 सालों में भी इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। सबसे बड़ी तबाही कहा जा सकता है जो कि पिछले 100 सालों की। द लार्ज डैमेज कोज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी वाज प्राइमरली ए रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ मॉनिटरिंग। अब इसका कारण क्या रहा, लैक ऑफ मॉनिटरिंग, कि किसी ने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ के ऊपर। द अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एंड नॉलेज अमंग द कोस्ट ड्वेलर्स ऑफ इंडियन ओशियन।
द फर्स्ट इंडिकेशन दैट सुनामी इज अप्रोचिंग इज द रैपिड विड्रॉवल ऑफ वाटर फ्रॉम द कोस्टल रीजन। तो इसकी जो सबसे पहली निशानी कही जा सकती है वो क्या होती है कि कोस्टल एरिया के अंदर पानी जो है पीछे की ओर खिसकता है पहले, फॉलोड बाय डिस्ट्रक्टिव वेव। व्हेन दिस हैपेंड ऑन द कोस्ट, इंस्टीड ऑफ पीपल गोइंग टू हाई ग्राउंड, दे स्टार्टेड असेंबलिंग एट द कोस्ट टू व्यू द मिरेकल। तो उस टाइम पे क्या होता है कि लोग इस चीज़ को क्या सोचते हैं, मिरेकल, कि पानी कैसे पीछे की तरफ जा रहा है। तो लोग वहाँ से दूर होने की बजाय उसके और ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। एज ए कॉन्सिक्वेंस देयर वॉज ए लार्ज कैजुअलिटी ऑफ क्यूरियस ऑन लुकर्स व्हेन द टिग्नेटिक वेव और सुनामी स्ट्रक। तो इसी वजह से उस समय ज़्यादा नुकसान होता है जब सुनामी आती है, क्योंकि लोग उस चीज़ के लिए अट्रैक्ट होते हैं कि पानी कितनी स्पीड के साथ वापस जा रहा है, पीछे की ओर खिसक रहा है। तो लोग उसको देख करके अट्रैक्ट होते हैं और इस वजह से डिस्ट्रक्शंस जो हैं ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट इज टाइड्स। टाइड्स क्या होता है, पानी के लेवल के अंदर चेंजेस आना इन द वाटर लेवल ऑफ ओशियन। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन ए डे इज कॉल्ड ए टाइड। तो इसमें क्या आता है, दिन में 2 बार जो है पानी के अंदर लेवल के अंदर जो है चेंजेस आते हैं। इसे क्या नाम दिया जाता है, टाइड्स का। इट इज़ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। इट इज़ लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर। तो एक बार क्या होता है, पानी आगे की तरफ आता है समुद्र के तल की तरफ और फिर वो पानी वापस खिसकता है। The strong gravitational exerted by the sun and the moon on the earth's surface cause the tides। अब टाइड का रीजन क्या रहता है, क्यों आती हैं टाइड्स? द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन। जैसे एक पेन है हमारे हाथ में और वो पेन क्या है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाता है जल्दी से। जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं तो काफ़ी स्पीड के साथ वो नीचे गिरता है। तो ऐसी ही एक ग्रेविटी है यहाँ पर भी। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कोज हाई टाइड। तो उस समय क्या होता है, हाई टाइड होता है, काफ़ी ज़्यादा जो है उछाल आता है। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन, द मून एंड the earth are in the same line and the tides are highest। तो जिस समय तीनों एक लाइन के अंदर होते हैं, एक सीध में होते हैं, तो उस समय जो है टाइड्स जो हैं ज़्यादा होती हैं। These tides are called spring tides। इन्हें क्या कहा जाता है, spring tides। We may see in this picture spring tide कि तीनों एक ही लाइन के अंदर हैं, एक ही सीध में आ रहे हैं। These tides are called spring tides, but when the moon is in its first and last quarter, the ocean waters get drawn in diagonally opposite directions by the gravitational pull of sun and moon, resulting in low tides। लेकिन जब दो तरफ से खिंचाव रहता है तो उसमें क्या होता है, लो टाइड्स होते हैं। जैसे कि आपको एक तरफ से तो हाथ से खींचा जा रहा है और एक तरफ से आपको सिर की तरफ से कोई ऊपर की ओर खींच रहा है। वी मे सी इन दिस पिक्चर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरफ तो खिंचाव रह रहा है सन की तरफ और दूसरी तरफ खिंचाव कहाँ रह रहा है, मून की तरफ। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। तो ये क्या करते हैं, नेविगेशन करते हैं, रास्ता दिखाने का काम करते हैं एक तरह से, कि जैसे ही पानी जब वापस जाएगा तो कोई भी सी के अंदर अगर कोई जहाज़ वगैरह जो पानी के अंदर छोड़ा हुआ है तो वो आगे की ओर खिसकना शुरू हो जाता है।
They raise the water level close to the shores. This help the ships to arrive at the harbor more easily. जिसकी वजह से वो जहाज़ जो है आसानी से आगे चला जाता है. And the last part is ocean currents. Ocean currents क्या है कि पानी जो है वो फ्लो करता है, इसलिए इसे क्या नाम दिया जाता है, करंट का. अब पानी जो है एक साइड से दूसरी साइड तक चलता रहता है, फ्लो में रहता है. ओशियन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन. द ओशियन करंट्स मे बी वार्म और कोल्ड. तो ये दो तरह की हो सकती है, या तो गर्म या ठंडी. जनरली द वार्म ओशियन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड द पोल्स. तो वार्म जो है वो कहाँ से शुरू होती हैं, इक्वेटर से, और पोल्स की तरफ बढ़ती हैं. एंड द कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स. और कोल्ड कहाँ से चलती हैं, पोलर से. द लैब्राडोर ओशियन करंट इज कोल्ड वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज ए वार्म करंट. तो ये इनके बेस्ट एग्जाम्पल्स जो हैं. लैब्राडोर ओशियन करंट जो है वो क्या है, करंट, कोल्ड करंट है. और गल्फ स्ट्रीम जो है वो क्या है, वार्म करंट का एग्जाम्पल है. तो यहाँ पर ब्लू कलर की जो लाइंस दिखाई गई हैं वो क्या है, कोल्ड करंट. और रेड कलर की लाइंस जो दिखाई गई हैं वो क्या है, वार्म करंट. लैब्राडोर जो है नीचे की तरफ आ रही है, और गल्फ स्ट्रीम जो है रेड कलर से शो किया गया जैसे. तो वार्म एंड कोल्ड करंट जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर क्या होती हैं, फिशिंग ग्राउंड्स ज़्यादा होते हैं. वहाँ पर फिशरीज जो हैं वहाँ पे ज़्यादा होती हैं. मछलियाँ जल्दी से पकड़ी जा सकती हैं उस एरिया के अंदर जहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट्स आपस में मिलते हैं. ये एरिया है सारा ये. और इस एरिया के अंदर जहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट्स मिलते हैं वहाँ पर फोगी वेदर रहता है, जिसकी वजह से नेविगेशन में डिफ़िकल्टीज आती हैं. ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कंप्लीट द लेसन. Tomorrow we will do exercise of this lesson. Thank you.